Hello students, good morning, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, whatever you feel connected with, this is ज्योति and welcome on physics concept। आज जो हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ओम्स लॉ। चैप्टर नंबर 3 है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी का ये टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो हम कर चुके हैं और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। जो हमारी ये तीनों टर्म है हमने देखी, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बताया, एक हमारे साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने ही इस रिलेशन को बताया और आगे जाके ये जो रिलेशन था वो ओम्स लॉ से फेमस हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि होता क्या है। ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V चेंज होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, वैसे वैसे हमारा करंट भी चेंज होगा। ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अगर आप इसको हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी को, तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और दैट कांस्टेंट इज R, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और ये हमारा इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये हमारा R क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर आप देखो I और V के बीच में अगर हम ग्राफ देखेंगे, जैसे जैसे हमारा V चेंज होगा वैसे वैसे हमारा I भी चेंज होगा और इन दोनों से हमें एक लीनियर ग्राफ मिलेगा और जो ये होगा ये हमारा VI ग्राफ होगा। इसी को ओम्स लॉ ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जो हमारा VI ग्राफ होगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है बेटा, जो हमारा R है यहाँ पर वो रेजिस्टेंस है या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और जो ये R होगा हमारा वो किस किस चीज पर डिपेंड होगा। फर्स्ट थिंग कि वो कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड होगा। सेकेंड बात कि वो डायमेंशन पे डिपेंड होगा, जो हमने कंडक्टर लिया उसकी डायमेंशन पे डिपेंड होगा। ये सारी चीजें मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगी कि कैसे कैसे डिपेंड होगा, कम करने से ज्यादा होगा, ज्यादा करने से कम होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन आप पहले सिर्फ ये देख लीजिए किन किन चीजों पे ये डिपेंड होता है। कौन, R की वैल्यू। थर्ड बात, फर्स्ट क्या होता है, नेचर पे, सेकेंड क्या होता है, डायमेंशन पे, और थर्ड वाली बात क्या बताई मैंने, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हमारे कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, इन तीन बातों पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, और जो हमने देख लिया है। अभी हम देखेंगे जो SI यूनिट होती है किसकी, रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है, ओम होती है। या तो उसको OHM लिख सकते हो या फिर उसको एक ये सिंबल बना रखा है, ये भी लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो। तो जो हमारा SI यूनिट हुई वो क्या हुई, ओम, और जो हमारी ओम्स लॉ है उसकी टर्म जो होगी या फिर उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR एक ऐसी इक्वेशन है जिसको आप बहुत बार यूज करते हो, मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स में हर जगह ही यूज करते हो इसको। जैसे आप देखोगे यहां से, अगर आपको V बाय I निकालना हो तो क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, V इज इक्वल टू IR भी कर सकते हो। तो इसको इधर उधर करके काफी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन सिर्फ यही रहेगी, V इज इक्वल टू IR, जो आपकी मेनली इक्वेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। अभी आप जैसे देखोगे हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कि जैसे जैसे हमारा करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट के अंदर, तो उसके अपोजिशन में जो आएगा उसको क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस बोलोगे। और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के। और जो हमारा R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के होता है। तो जैसे आप यहां से देखोगे तो हमारा R है वो L बाय A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाय A। आप यहां पर देखोगे जो ये R है हमारा वो क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो ये रो है इसको रो बोलते हैं, ये जो टर्म मैंने लिखी है इसको रो बोलते हैं, और इसका नाम क्या है,
रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी भी बताएंगे आप लोगों को क्या होता है। एल क्या है, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, जिस कंडक्टर के अंदर आप देख रहे हो रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसकी लेंथ क्या है। ए क्या है, एरिया बिटवीन दीज कंडक्टर, ठीक है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। एल क्या है, यहाँ पर लेंथ है। और ए यहाँ पर क्या है, हमारा एरिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि एल यहाँ पर क्या है, अगर लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप देखोगे जैसे जैसे लेंथ को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। आप इसी फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। जैसे आप ए को, एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो रो है हमारा वो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है। क्या होती है, रेजिस्टेंस ही होता है एक तरह का, रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल वेयर द लेंथ इज यूनिट एंड द एरिया इज यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रो है हमारा, आर क्या होता है, रो एल बाय ए। तो जब हमारी लेंथ की वैल्यू, एल की वैल्यू 1 यूनिट हो जाए और जो हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या बन जाए, 1 यूनिट बन जाए, तो जो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो इक्वल हो जाएंगे। समझ आया। किसी भी हमने जो कंडक्टर लिया उसके अंदर 1 यूनिट होना चाहिए लेंथ और 1 यूनिट क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। दोनों के दोनों अगर 1 यूनिट होंगे तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन रेजिस्टिविटी होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। अगर आप देखोगे जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। क्या, जो हमारा रो है वो क्या होगा, ये छोटी छोटी बातें जो आपको काम आती हैं वो मैं बता देती हूँ। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। एक बात आप देखोगे कि जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था उसमें क्या बताया था कि डायमेंशन पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। लेकिन मैंने अभी रेजिस्टिविटी के बारे में क्या बताया कि इंडिपेंडेंट होता है किसके, शेप एंड साइज की। अब एक बात और देखोगे आप, ये होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो इंसुलेटर में, कंडक्टर में कैसे, या फिर सेमी कंडक्टर हो, किसमें कम होती है, किसमें थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो रेजिस्टिविटी होगी हमारी, रो की वैल्यू इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होगी। उससे कम अगर आप अलॉय लेते हो, अलॉय आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, किसी भी दो या मेटल या नॉन मेटल को मिला के बनाया जाता है, तो वो अलॉय के बारे में आप वहां पे देख लीजिएगा पूरा का पूरा। उसके बाद रो ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। और उसके बाद रो, सबसे पहला सबसे ज्यादा किसके अंदर आएगा भाई, इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी हुई तो वो क्या हुआ, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो इंसुलेटर माना जाएगा। रो इंसुलेटर क्या होगा, जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, उससे कम किसमें होगी, अलॉय में। और जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उससे कम होएगी। और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होएगी बेटा, कंडक्टर की होएगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगी तो उसके अंदर से करंट बहुत अच्छे से फ्लो होगा, बहुत कम वो रेजिस्ट करेगा, बहुत कम अपोज करेगा। अगर अपोज ही नहीं करेगा, बहुत ही कम माइनर में, अगर अपोज माइनर में करेगा तो वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी टर्म और बता देती हूँ। V हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू I इंटू R होता है ना, सभी लोगों को पता है ये वाली बात। अगर आप यहां से R की वैल्यू क्या होती है, रो L डिवाइडेड बाय A, उठाकर इसके अंदर पुट कर दो रो L डिवाइडेड बाय A, ये हमारी इक्वेशन इस तरह की कुछ बन जाएगी। जो हमारा V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या होता है, E इंटू L। V पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये, L क्या है, लेंथ ऑफ दैट मटेरियल। तो यहाँ पे हम V की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, E इंटू L पुट कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये है हमारा रो और ये है हमारा L, और I को मैंने पीछे लिख दिया और A को इसके नीचे, ये मतलब उठा के थोड़ा सा साइड में रख दिया और कुछ भी नहीं लिखा मैंने, ठीक है।
आप अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा I बाय ए होता है उसको है ना J से डिनोट करते हैं। क्या I बाय ए होता है उसको हम J से डिनोट करते हैं और इसी का नाम जो होता है वो क्या होता है, करंट डेंसिटी। अगर आपसे कहीं पे पूछे कि करंट डेंसिटी क्या होती है तो I बाय ए होती है करंट फ्लोइंग एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो यहां से अगर आप देखोगे E डॉट एल इज इक्वल टू रो एल और यहां पे क्या बन जाएगा, J बन जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो। यहां से अगर आप देखोगे L से L कैंसिल हो सकता है आपका और E इज इक्वल टू रो और J बन सकता है। ठीक है, अगर आप J की वैल्यू यहां से देखें तो E डिवाइडेड बाय रो, अगर आप करंट डेंसिटी देखो तो क्या बन जाएगी, E डिवाइडेड बाय रो। और जो ये रो है हमारा ये क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक टर्म हमारे पास और होती है दैट्स नेम इज सिग्मा। ये सिग्मा क्या होता है, ये होता है कंडक्टिविटी। जैसे जैसे हमारी रेजिस्टिविटी होती है ऐसे ही हमारा एक कंडक्टिविटी भी होता है। ये क्या होगा, सिग्मा जो होगा वो रो के बिल्कुल अपोजिट होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमारे कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो हमारी कंडक्टिविटी कम होगी, अगर रेजिस्टिविटी कम हुई तो हमारी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। मतलब उसके अंदर फ्लो करने की पावर बोल सकते हो आप उसको। तो देखो यहाँ पे सिग्मा क्या हुआ हमारा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रो। अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करके देखूं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो J है हमारा E और ये 1 बाय जो रो था हमारा, इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा लिख सकती हूँ। तो ये भी हमारा क्या हुआ, करंट डेंसिटी। ठीक है, ये वो टर्म है जो आप यूज कर सकते हो और आपकी एनसीईआरटी में ये दी हुई है, इसलिए मैंने इनको कराया है बहुत अच्छे से ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, J की वैल्यू निकाली है, 2 बार निकाली है, यहां पर भी निकाल दी है और यहां पर भी। या तो आप J को E सिग्मा लिख सकते हो या J इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय रो लिख सकते हो। ये 1 है तो कंडक्टिविटी को लिख सकते हो I डिवाइडेड बाय रो और G हमारा क्या है, करंट डेंसिटी। और रिलेशन निकालना है तो आप इस तरीके से इसमें रिलेशन निकाल सकते हो। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।